नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कड़ाके की ठंड के बीच महाकुंभ में तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। भीड़ को मैनेज करने के लिए ड्रोन से हो रही निगरानी। पीएम मोदी ने 3 युद्धपोतों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, भारत की सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत। भारत पर बढ़ रहा दुनिया का भरोसा। राहुल गांधी के बयान पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले, कांग्रेस नेता ने ही उजागर किया पार्टी का घिनौना सच। भारत को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस। दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा फैसला। केजरीवाल पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ईडी को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। बौखला उठे आम आदमी पार्टी के नेता। अमेरिका में आग का कहर जारी। 24 लोगों की मौत। कई मशहूर हस्तियों के घर जलकर खाक। घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए लोग। सबसे पहली खबर में बात महाकुंभ की। महाकुंभ में कड़ाके की ठंड के बीच तीसरे दिन का उत्साह शुरू हुआ। कड़ाके की ठंड को झेलते हुए ऊर्जा और उत्साह से भरे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर एकत्र हुए। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं ने हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कई अहम कदम उठाए हुए है। मेला मैदान में हवाई निगरानी और भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 11 ड्रोन और एंटी ड्रोन यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जबकि पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक संगम में 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर घंटे 2 लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो आज का इसमें एक्सक्लूडेड है। आपने सिर्फ 2 दिन का आंकड़ा दिया है और जो लोग वहां चीजों को मैनेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अनुमान किया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। अब नया अनुमान ये लग रहा है कि कम से कम 60 करोड़ लोग जो है वो डुबकी लगा लेंगे। जिस तरह की व्यवस्था, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बसेस हो, ये शटल बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग जगहों से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो व्यवस्था की दृष्टि से तो बहुत बेहतरीन है ही। अखिलेश यादव, ये बताना जरूरी है, वो चोरी चोरी चुपके चुपके चले गए हरिद्वार में डुबकी लगाने। फोटो आ गया। जो ट्रोलिंग हो रही है, अरे भाई इतना क्यों? आपको त्रिवेणी में आकर के स्नान कर लेना था। बहुत इज्जत सत्कार के साथ वहाँ व्यवस्था होती। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार आपने घटिया ही सही लेकिन महाकुंभ का आयोजन आपने किया था। तो खैर, सब लोग डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस इस तरीके से हो गए हैं कि लोगों को चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं और जाकर के डुबकी लगाना पड़ रहा है। तो एक तो चीज ये, एक बात कहनी पड़ेगी, जिस तरीके से केंद्र की सरकार और योगी सरकार ने मिलके इस सनातनियों का सबसे बड़े पर्व को पूरी दुनिया में मशहूर किया है, ये काबिल तारीफ है। अभी तक कोई खराब घटना, कोई खराब खबर आई नहीं है। भोलेनाथ की कृपा रही तो 26 फरवरी तक इसी तरीके से स्मूथली ये कुंभ का समापन भी होगा और हर हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में जो होगा वो गर्वान्वित महसूस करेगा। वहीं पीएम मोदी ने मुंबई के नेवी डाक यार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि नए युद्धपोत राष्ट्र की सुरक्षा को ताकत देंगे। भारत नेवी को सशक्त करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठा रहा है। हमारी नौसेना ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। पीएम ने कहा कि तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है। भारत विस्तारवाद नहीं, विकास के भाव के साथ आगे बढ़ता है।
उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि यह गर्व की बात है कि सभी 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक मेड इन इंडिया हैं। आज का भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। बड़ी सौगात आज भी दी है पीएम मोदी ने। ये सौगात नहीं, आज गर्व करने का दिन है। हर हिंदुस्तानी को आज फक्र करना चाहिए कि जहां 2014 से पहले हम बाहर से बंदूक खरीदते थे, युद्धपोत तो छोड़ दीजिए, युद्धपोत के बारे में मैं बताने लग जाऊंगा, बहुत ही शर्मनाक कहानी है इसकी। रूस से हम लोगों ने ग्रोस्कोव लिया, कैसे डील हुई, क्या क्या गंदगी उसमें की गई, कैसे अनाप शनाप पैसा हम फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के पूरे चरित्र को बदला है, जब हम इस तरह के बेड़े को, इस तरह के लड़ाकू जहाजों को, इस तरह के पनडुब्बियों को जब हिंदुस्तान में हम जब बनाने लग गए हैं, आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि हम जो पहले दुनिया के दूसरे देशों पे अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट होते थे, आज उसमें हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को आगे लेकर के चल रहे हैं। ये सारी चीजें कि गौरवान्वित इतिहास के साथ साथ हम किस तरह से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करते चले जा रहे हैं, जो जिसके बारे में अगर 10-15 साल पहले कोई कहता कि हम पनडुब्बी बनाएंगे, हम युद्धपोत बनाएंगे, तो लोग हंसते, लोग हंसते। लेकिन यही प्रधानमंत्री के कामकाज करने का तरीका है कि जो दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है हर चीज में, एक एक कदम उसी दिशा पे हम लोग लेते चले जा रहे हैं। जी, इस खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय राज्य से लड़ाई वाले बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने देश को कमजोर करने वाली ताकतों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस का घिनौने सच किसी से छिपा नहीं है, अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने ये बात साफ साफ कही, जो देश चाहता है कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन के खिलाफ है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई भारतीय राज्यों से भी है। ये बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं राहुल गांधी, जिसके बाद बवाल मच जाता है। पता नहीं उनको इन सब शब्दों का अर्थ मालूम है या नहीं मालूम है। इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत ही खराब हुई है, ये तो कहा जा सकता है। दो ही चीजें हैं, आइदर तो उन्होंने जानबूझ के ये बात कही या फिर अनजाने में मूर्खतावश इस तरह का बयान उनके मुंह से निकल गया। गलती हो गई तो माफी मांग लेनी चाहिए, और अगर आपने वाकई सीरियसली ये बात कही है तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो है उसके चैप्टर 7 और सेक्शन 147 में साफ साफ लिखा हुआ है, if you are waging a war against Indian state or the government, or you are attempting to wage a war, or you are abetting a war against Indian state, तो आप कानून की निगाह में देशद्रोही हो गए। ये बयान देना इटसेल्फ अपने आप में एक देशद्रोह है। इस देशद्रोह की सजा राहुल गांधी को जरूर मिलनी चाहिए। और ऐसी बात उन्होंने कह दी, ये सारे लोग भाग गए वहां से मैदान छोड़ के, फड़फड़ा के भागे, कोई डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये भाषा आतंकवादियों की भाषा है। ISIS कहता है कि दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट। भाई ये बात समझ में आती है। आप कहें कि भाई मोदी से लड़ाई है, RSS से लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई, देश से ही लड़ोगे,
देश से कैसे लड़ोगे भाई? तो इसका मतलब तो ये वो जो संविधान लेकर के चल रहे हो ये फर्जीवाड़ा है, क्योंकि आप संविधान हाथ में लेकर के चल रहे हो और ये भी कह रहे हो कि आई एम फाइटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। तो मतलब पहला चीज यही हुआ कि आप संविधान के खिलाफ ही लड़ रहे हो। कि जितने भी लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं या डिक्लेयर किए हुए, उनकी विचारधारा यही है कि संविधान को जला देना है। जिन वामपंथी, जिन अर्बन नक्सल्स, जिन माओवादियों के सानिध्य में आकर राहुल गांधी इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, उनके नारे शायद उनको मालूम नहीं। हमने जेएनयू में बहुत सुने हैं कि हिंदुस्तान की संसद को जला दो, मिटा दो, हिंदुस्तान के संविधान को जला दो, मिटा दो, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जला दो, मिटा दो। ये जलाने और मिटाने का काम राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को वामपंथियों से लेकर के वो खुद ठेका ले लिए। गर्त में जाएगी कांग्रेस पार्टी। जिस विचारधारा को दुनिया ने डस्टबिन में डाल दिया, राहुल गांधी उसी में सराबोर हो रहे हैं। इसका खामियाजा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी। और अब बात केजरीवाल की। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। वहीं इस खबर से आप नेता बौखला उठे हैं और सवाल कर रहे हैं कि 2 साल बाद और चुनाव से ठीक पहले मंजूरी क्यों दी गई। बता दें कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी काम की राजनीति चुनेगी दिल्ली की जनता। केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। ये आपके द्वारा किया गया काम का नतीजा है। आप ही गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप ही गए कोर्ट के अंदर ये अर्जी लगा करके कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर कोई कार्रवाई ईडी करती है या सीबीआई करती है, कोई एजेंसी करती है, तो उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है। ये तो आप ही लेकर के गुहार लेकर के गए थे। अमित शाह ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है। यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल। भाई आपने गुहार लगाई कि भाई परमिशन बिना लिए हमें जो है अक्यूज बना दिया गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी परमिशन दे देते हैं। अब दिक्कत यह है कि इसकी टाइमिंग जो है वो केजरीवाल को सूट नहीं कर रही। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये केजरीवाल, ये मीडिया, इसके छलावे में मत आइए। चुनाव कोई जीते, आम आदमी पार्टी को 60-70 सीट भी आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये छलावा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की शर्तें दे रखी है, तो ये जो नया नया बवाल मच रहा है, मैं तो बीजेपी वालों को बोलूँगा कि उनको भी पोस्टर निकालना चाहिए कि किसी दुर्गेश पाठक को, तो अभी जो राजद बालियान जो अभी जेल गया है वो मुख्यमंत्री बनेगा। गोपाल राय का नाम से पोस्टर निकालो भाई बीजेपी वालों, कि ये तो नहीं बनेगा, आतिशी जीतेगी नहीं। तो ये तमाशा जो अरविंद केजरीवाल जो रोज करते हैं, आई थिंक बीजेपी को भी केजरीवाल स्टाइल ऑफ कैंपेन जो है अपनाने की आवश्यकता है। जी। आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में भारी तबाही मचाई है। इस भीषण आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिकी फिल्म उद्योग के कई प्रमुख सितारे भी इस आग से प्रभावित हुए हैं। आग ने बॉलीवुड हिल्स के कई महंगे घरों को अपने आगोश में ले लिया है और यह भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू करने में लगी है। वहीं जंगलों में लगी आग का विकराल रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया है। ये किस तरीके की तबाही दिख रही है अमेरिका में। खबर तो ये भी आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा का जो घर है वो भी चपेट में आ जाएगा। बहुत भीषण आग है। जो अमेरिका में बातचीत चल रही है कि ये मैन मेड क्राइसिस है, साजिश के तहत आग लगाई गई है। टाइम चुना गया है, समय चुना गया है, जगह ऐसा चुना गया है कि जहां से आग को रोकने के लिए ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है। कारण ये है कि तेज हवाएं चल रही हैं
और उस तेज हवा की वजह से आग, वो कहते हैं जंगल की आग, वो जंगल की आग जो है वो हॉलीवुड शहर के ऊपर जो है वो बरस रही है। सारे इंश्योरेंस कंपनियों ने कह दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, पूरा का पूरा शहर खाक हो गया है। इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी आपदा अमेरिका में पहले कभी नहीं आई। और ये आप समझिए कि अगर इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब कुछ लोगों की शरारत की वजह से ये आग लगी है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ इस तरह के अगर किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कोई उस तरह का मामला नजर अगर आता है तो इसके ऊपर बहुत ही एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। ये आग तभी रुकेगी जब ये हवा थमेगा। 2 साल पहले किसी शख्स को CNN के ऊपर मैंने सुना था कि किस तरह से वनरेबल है पूरा का पूरा ये शहर, कारण कि अगर जो तेज हवाएं होती है, आग लगती है, ये सब कुछ धुआं हो जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है आग की, ये अनबिलीवेबल है। तो अमेरिका में जिन लोगों के साथ क्षति हो रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 20 तारीख के बाद ये जिम्मेदारी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।